हेलो स्टूडेंट, कक्षा 10 एसएसटी में हम पढ़ रहे हैं। आज हम पढ़ रहे थे मुद्रा और आज का टॉपिक है मुद्रा का विकास। तो मुद्रा के विकास की हम बात करें तो मुद्रा विकास को हम देखें तो जन्म से लेकर वर्तमान तक, मुद्रा के जन्म से लेकर वर्तमान तक, इसमें बहुत बड़ा जो योग है वो है संयोग। कि बहुत सारी जगह हमें देखने को मिला है कि मुद्रा जैसे जैसे आवश्यकता होती चली गई वैसे वैसे रूपों में ये बदलती चली गई। जैसे सबसे शुरुआती दौर में हमने वस्तु को विनिमय का माध्यम देखा, कई पशुओं को विनिमय का माध्यम देखा। जो चीज हमें आवश्यकता थी उसी को हमने मूल आधार बनाकर एक विनिमय का माध्यम हमने इसको बना लिया। धीरे धीरे जिस प्रकार की हमारी आवश्यकताओं में बढ़ोतरी हुई उसी प्रकार से मुद्रा में परिवर्तन होता चला गया। सर्वप्रथम सिक्के आए धातु के, फिर धीरे धीरे अलग अलग प्रकार के सिक्के आए और वर्तमान में जो सिक्कों का प्रचलन है वो हम देख ही रहे हैं। इसके बाद लगभग सभी विद्वान इस बात से सहमत हैं कि मुद्रा का जो चलन आया वो केवल किसके कारण आया? विनिमय के कारण ही आया। यानी कि आदान प्रदान लेन देन के कारण जो जो सुधार होते चले गए वो मुद्रा में भी सुधार होते चले गए। तो मुद्रा के विकास का कालखंड हम पैमाना नहीं माप सकते। जैसे हमने शेरशाह सूरी का आकलन किया उससे बहुत पहले भी बहुत प्रकार के सिक्के हमें देखने को मिलते हैं, खुदाई में पुरातत्व विभाग में हमें मिलते हैं। तो इसका एक्यूरेट आकलन करना संभव नहीं है कि मुद्रा कब से चली, किस प्रकार से चली, क्योंकि हर सभ्यता में कोई ना कोई विनिमय का माध्यम जरूर था और कहीं ना कहीं व्यापार बहुत ज्यादा उन्नत रहा होगा। जैसे भारत ईस्ट इंडिया कंपनी से पहले की बात करें तो मसालों का बहुत बड़ा व्यापारी हुआ करता था, सूती वस्त्र का बहुत बड़ा व्यापारी, और सोने चांदी के भंडार यहाँ पर होते थे। इसीलिए इसमें आगे देखें वस्तु विनिमय प्रणाली की हम बात कर रहे थे। इससे पहले एक टॉपिक रह गया था, जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी की बात कर रहे थे हम लोग। तो ईस्ट इंडिया कंपनी जब हमारे यहाँ आई तो हमारा देश स्वर्णिम सोने की चिड़िया था। तो उस समय भी मुद्रा का माध्यम जरूर बहुत अच्छी उन्नत प्रणाली हमारे यहाँ थी। अगला है वस्तु विनिमय प्रणाली। हम पहले भी देख चुके हैं, जब व्यापार में वस्तु के बदले क्या दी या ली जाए, वस्तु के बदले वस्तु का क्या हो, लेन देन हो, तो कौन सी प्रणाली कहलाती है? वस्तु विनिमय प्रणाली कहलाती है। लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या आई? जैसे यहाँ पर 4 लोग हैं, 1 2 3 और 4, और एक व्यक्ति के पास गेहूं ज्यादा हुए, किसान है। इस किसान से कुछ गेहूं देकर ये ले लेता है, कुछ गेहूं देकर ये ले लेता है, कुछ गेहूं देकर ये ले लेता है, लेकिन किसान से ये व्यक्ति गेहूं नहीं लेना चाहता। ऐसी स्थिति में कि इस किसान को ये वस्तु चाहिए लेकिन ये गेहूं के बदले ये नहीं लेना चाहता, ऐसी स्थिति में व्यापार हो जाता है असंभव। ऐसी प्रणाली से बचने के लिए एक कॉमन मुद्रा की काम बहुत ज्यादा जरूरी यहाँ पर रह गया है, या काम बहुत जरूरी आ गया कि मुद्रा के बिना कुछ भी संभव नहीं होगा। वस्तु से वस्तु का लेन देन एक सीमित मात्रा में हो सकता है, एक निश्चित पैरामीटर्स में हो सकता है, एक निश्चित क्षेत्र में हो सकता है। वस्तु विनिमय 2 या 2 से ज्यादा में जब होता है तो दोनों की आवश्यकता बहुत जरूरी है, कि वस्तु देने वाला भी बहुत जरूरी है और वस्तु लेने वाला भी बहुत जरूरी है, और दोनों की आवश्यकता निश्चित होनी चाहिए। यानी कि जो वस्तु ले रहा है उसे वो वस्तु चाहिए, जो वस्तु दे रहा है उसे वो देने की इच्छा भी होनी चाहिए, तभी वस्तु का विनिमय संभव हो सकता है, अदरवाइज नहीं। वस्तु विनिमय में सबसे बड़ी जो समस्या है वो है आवश्यकता। आप जो वस्तु दे रहे हैं सामने वाले को आवश्यकता है या नहीं। इसके बाद है धातु विनिमय या धातु मुद्रा। ये सबसे प्रसिद्ध मुद्रा थी, ये बहुत समय चलायमान भी रही, अभी वर्तमान में भी चलायमान है। अब धातु मुद्रा की यदि हम बात करें तो इसमें सबसे ज्यादा तो सिक्के, वर्तमान में तो धारणीयता का आधार आ गया है
कि मैं धारक को ये वचन देता हूं और उसकी वैल्यू की गारंटी सरकार देती है। लेकिन पहले सिक्के सोना, चांदी, तांबा, पीतल ऐसे होते थे और उस धातु की वैल्यू कितनी ज्यादा है, उस धातु की इंपॉर्टेंस कितनी ज्यादा है, उतनी ही इंपॉर्टेंस उस समय के सिक्कों की मान ली जाती थी। जैसे सर्वचलित अगर सभी जगह चलित करें तो उस समय सोना हमेशा ही पॉपुलर रहा है। सोने के सिक्के हमेशा ही क्या रहे हैं, पॉपुलर रहे हैं। तो इन सोनों के सिक्के की वैल्यू लगातार हमेशा हमेशा बनी रही। इन सोने के सिक्के को अगर हम देखें तो इनकी वैल्यू लगातार बनी रही। इस कारण धातु की मुद्रा चलायमान रही, क्योंकि धातु की जितनी ज्यादा वैल्यू रहेगी सिक्कों की भी उतनी ही ज्यादा वैल्यू रहेगी। लेकिन वर्तमान में ये मूल्यवान धातु के ना होकर एक कांसा, पीतल या ऐसे मिक्सर धातु के होते हैं जिसे गिल्ट कहा गया है। अभी वर्तमान में जो सिक्के हैं वो गिल्ट से बने हुए हैं, टकसाल के द्वारा छापे जाते हैं और ये वर्तमान में चलायमान धातु के मुद्रा के रूप में हम पहचानते हैं। इससे पिछले वीडियो में हमने देखा था 1 रुपए, 2 रुपए, 5 रुपए, 10 रुपए के सिक्के अभी हैं। सरकार बड़े सिक्के भी लाने की कोशिश कर रही है, लेकिन उसमें रिस्क है कि अगर वो गिर जाएंगे बहुत आसानी से कैरी नहीं कर पाएंगे और सिक्के बहुत छोटे मात्रा में ही होने चाहिए जिससे आसानी से लेन देन संभव हो। बड़े सिक्के सुरक्षा की दृष्टि से सही नहीं रहते हैं। इसमें आगे है पत्र मुद्रा। पत्र मुद्रा जितने भी मुद्रा के प्रचलित रूप हैं उनमें सबसे ज्यादा प्रचलित रूप है पत्र मुद्रा, जिन्हें हम नोट भी कहते हैं। पत्र मुद्रा की यदि हम बात करें तो ये वास्तव में अगर इस शब्द की तरफ जाए तो ये 2 प्रकार की हो सकती हैं। जैसे बहुत सारी प्रतिभूति की बात करें हम लोग, सरकार अपनी प्रतिभूति, अपनी गारंटी, अपनी वैल्यू एक बैंक को दे देती है, संस्थानों को दे देती है, वित्तीय संस्थाओं को गिरवी रख देती है और उसके बदले बॉन्ड जिसे हम कहते हैं, प्रतिभूति हमें जिसे कहते हैं, सरकार का शेयर, हिस्सेदारी या सरकार की गारंटी हम कहते हैं, उसे भी हम पत्र मुद्रा ही कहते हैं। लेकिन वो हमारे सिलेबस में नहीं है। इसे हम क्या क्या नाम से कह सकते हैं, प्रतिभूति, बॉन्ड, गारंटी, ये सभी चीजें सरकार क्या करती है कि जब सरकार को पैसे की जरूरत होती है तो सरकार अपने बॉन्ड या यूं कहें जैसे LIC का बॉन्ड वो हमें गारंटी देता है। ये एग्जाम्पल का उदाहरण है। सरकार अपनी गारंटी, अपने हिस्सेदारी का कुछ पत्र किसी बैंक को रख देती है, किसी बड़ी वित्तीय संस्था को दे देती है और उसके बदले क्या ले लेती है, मुद्रा ले लेती है। जब उस वित्तीय संस्थान को पैसा चाहिए तो वो जो डॉक्यूमेंट प्रतिभूति के रूप में दिए गए थे वो वापस सरकार को दे दिए जाते हैं और सरकार से अपने हिस्से का पैसा वापस ले लिया जाता है। ये इसलिए होता है ताकि चलायमान मुद्रा का संचरण होता रहे और उस वित्तीय संस्था को लाभ भी प्राप्त होता रहे। अब हम जानते हैं कि नोटों का निर्गमन या छापना ज्यादा संभव नहीं है। एक लिमिटेशन में ही नोट छाप सकते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट के दिमाग में ये सवाल आ रहा होगा कि जब हमारे यहाँ गरीबी है, प्रत्येक वर्ग पिछड़ा हुआ है, समाज में नोटों की स्थिति बहुत ज्यादा खराब है और कोरोना काल में तो आर्थिक स्थिति बहुत ज्यादा खराब है, तो क्यों ना हम नोट छाप लें, इससे अर्थव्यवस्था सुधर जाएगी, गरीबी मिट जाएगी। तो ये बिल्कुल भी संभव नहीं है। इसलिए संभव नहीं है कि जैसे मान लीजिए सभी को 1 लाख रुपए मिल गए, प्रत्येक भारतीय को 1 लाख रुपए दे दिए जाए और ऐसी स्थिति हो जाए कि कल आज ये 1 लाख रुपए दिए गए, तो कल की स्थिति क्या होगी, कोई भी काम पर नहीं आएगा। फिर काम कौन करेगा, टीचिंग कौन करवाएगा, मेडिकल कौन देखेगा, स्वास्थ्य सेवाएं ठप हो जाएंगी, जितनी भी सर्विसेज हैं, ऑटो, टैक्सी, सब कुछ, लाइट, बिजली वाले कर्मचारी, सब कुछ, क्योंकि सबके पास पैसे होंगे, काम कोई नहीं करना चाहेगा। ऐसी स्थिति में जितना भी स्ट्रक्चर है सब चरमरा जाएगा और केवल क्या रह जाएगा, पैसा, उसकी कोई वैल्यू भी नहीं होगी। क्योंकि जब हम आवश्यकता से ज्यादा प्रिंट करते हैं तो मुद्रास्फीति बढ़ती है और मुद्रास्फीति क्या होती है हमने देख लिया था कि मुद्रा की वैल्यू में क्या आती है, कमी। तो मुद्रा में स्थिरता और धारणीयता बनाए रखने के लिए
मुद्रा की कैपेसिटी होल्ड करने के लिए, मुद्रा को ताकत बनाने के लिए समाज में लोन दिए जाते हैं, उत्पादन बढ़ाया जाता है ताकि पैसा ना बढ़े और पैसे की वैल्यू बढ़े। उत्पादन का आधार बढ़ेगा तो उत्पादन से रोजगार बढ़ेंगे, रोजगार से कहीं ना कहीं पैसा मार्केट में आएगा और वो सर्किल चलेगा, जिससे अर्थव्यवस्था जो बंद थी वो सुचारू चलने लग जाएगी। तो 1 लाख रुपए अगर हम छाप लें, हर व्यक्ति को दे दें, तो स्थिति बहुत ज्यादा खराब हो जाएगी। इसीलिए नोट सीमित मात्रा से ज्यादा नहीं छापे जा सकते। हम बात कर रहे थे प्रतिभूति की, तो एक मुद्रा तो पत्र मुद्रा ये हो गई कि सरकार कई बार आपातकाल में अपने लेटर, अपने पत्र, अपने बॉन्ड गिरवी रख देती है और वहां से क्या ले लेती है, पैसा ले लेती है। दूसरा हमारे जो चलायमान नोट हैं, 1 रुपए का नोट, 2 रुपए का नोट, 5 रुपए का नोट, जो वर्तमान में चल तो रहे हैं लेकिन सरकार इन्हें छाप नहीं रही। वर्तमान में नए प्रिंट ये नहीं हो रहे हैं, ये पिछले वीडियो में हम भी देख चुके थे। इसके बाद हम देखें वर्तमान में जो प्रिंट हो रहे हैं 10 रुपए, 20 रुपए, 50 रुपए और 100 रुपए के नोट बहुत यातायात में छप रहे हैं। इसके बाद कम जो छप रहे हैं वो 500 और 2000, सबसे कम 2000 के नोट छप रहे हैं। किसी भी जीडीपी में, किसी भी अर्थव्यवस्था में सुरक्षा की दृष्टि से बड़े नोट नहीं होने चाहिए, क्योंकि भ्रष्टाचार और नोट के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान जो नोट कैरी करने का साधन है वो बहुत आसानी से बड़े नोटों के माध्यम से होता है। काला बाजारी है, भ्रष्टाचार है, 2 नंबर के काम है, आतंकवादी गतिविधियां हैं, देश को नुकसान पहुंचाने वाली गतिविधियां हैं, टैक्स चोरी का काम है, ये सारे काम बड़े नोटों से होता है, क्योंकि ये आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान पर कैरी किए जा सकते हैं। तो हर बार, हर व्यवस्था में, हर अर्थव्यवस्था में छोटे नोट होने चाहिए, जिसको चलायमान रखना चाहिए, जिससे अर्थव्यवस्था को नुकसान कम होगा। हाँ, ये सुविधा जरूर है कि छोटे नोट अगर ज्यादा होंगे तो बड़ी मात्रा में इनको ले जाया नहीं जा सकता, लेकिन इससे एक नुकसान होने के कारण फायदे बहुत ज्यादा हैं। आम नागरिक को बहुत आसानी से पैसा मिलेगा, बहुत स्टोर करने की कैपेसिटी नहीं होगी, एक जगह से दूसरी जगह ले जाएंगे तो पकड़े जाएंगे छोटे नोट, तो इससे अर्थव्यवस्था सुदृढ़ होती है। पत्र मुद्रा में हमने बात की, ये नोट बहुत प्रसिद्ध हैं और इसकी गारंटी, धारणीयता, इसकी विशेषताएं, प्रिंटिंग, इंक वगैरह, पेपर वगैरह सब विशेष होते हैं और आज वर्तमान में सबसे ज्यादा चलायमान है। इसमें अगला बिंदु है मुद्रा के प्रमुख कार्य। मुद्रा के कौन कौन से कार्य हैं, ये सवाल इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है, बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, आया हुआ सवाल है। मुद्रा के प्रमुख कार्य कौन कौन से हैं। हमने इससे पहले रूप पढ़े, सिक्के में पढ़ लिया हमने, विनिमय के माध्यम वस्तु विनिमय पढ़ लिया, पत्र मुद्रा पढ़ लिए, धातु मुद्रा हमने पढ़ ली। ये सारी मुद्रा के क्या थे, रूप। अभी क्या पढ़ रहे हैं, मुद्रा के कार्य। मुद्रा के कार्य में पहला तो हम बहुत डिटेल से पढ़ चुके हैं, विनिमय का माध्यम, यानी कि लेन देन का जो माध्यम है, व्यापार का जो बेस है वो किस पे टिका हुआ है, वस्तु का लेन देन या किसी भी प्रकार की सेवाओं का लेन देन वो किस पर टिका हुआ है, मुद्रा पर टिका हुआ है। आपके पास मुद्रा है तो आप हर चीज ले दे सकते हैं, क्योंकि ये सर्वग्राहिता का गुण रखती है, सब इसे ग्रहण करने से कोई मना नहीं करता है, और सर्वग्राहिता जिसमें नहीं हो वो मुद्रा का रूप भी नहीं होती है। मूल्य का मापन, आप जानते हैं मूल्य का मापन का अर्थ हुआ हम आम जीवन में बहुत सारी सेवाओं का उपभोग करते हैं, जैसे हमारे घर में गेट कीपर है, सर्वेंट है, हम लोग स्कूल की सेवाएं ले रहे हैं, स्वास्थ्य की सेवाएं ले रहे हैं, परचेजिंग कर रहे हैं, बुक्स परचेज की, कपड़े परचेज किए, बहुत सारे फर्नीचर परचेज किया, ये सब क्या आ रही है, सेवाओं में आ रहा है। सेवाओं में बहुत सारे और भी सेक्टर आते हैं। इन सेवाओं के बदले जो हम पे करने वाले हैं वो मुद्रा के रूप में ही पे करने वाले हैं। ये मुद्रा 2-3 प्रकार की हो सकती है, जैसे चेक के माध्यम से हम लोग दे सकते हैं, तो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन दे सकते हैं, नेट बैंकिंग से हो सकता है, कैश दे सकते हैं। ये सभी प्रकार हर हाल में जाना तो मुद्रा ही है, और जो ग्राही है वो मुद्रा को में इसमें कन्वर्ट कर लेता है। तो मूल्य का मापन का अर्थ हुआ सेवाओं के बदले जो हम दे रहे हैं, जो हमें सेवाएं प्राप्त हो रही हैं उसके बदले जो हम देने वाले हैं वो मुद्रा ही देने वाले हैं। तो सेवाओं की प्रतिभूति, सेवाओं के रूप में, सेवाओं का जो
कंप्लीट देना है या सेवाओं का जो बदले में हमें कुछ देना है, उसे हम क्या कहेंगे, मूल्य का मापन। यानी कि उसने हमें कितनी सेवा दी, कितनी हमने सर्विसेज ली, उसका उसी के आधार पर उसी के बराबर की मुद्रा हम उसको पे करेंगे। तो मुद्रा का ये भी काम है कि हमें जो चाहिए वो हम आसानी से प्राप्त कर लें और उसके बदले उतने मापन का, उतने क्राइटेरिया का हम उसे पे कर दें। विलंब भुगतान। विलंब भुगतान का मतलब हुआ जैसे अदायगी है, ऋण है, बहुत सारे ईएमआईज हैं, स्कूल की फीस है अभी दे दी और फिर आगे दे दी, फिर आगे दे दी और लास्ट में 4 इंस्टॉलमेंट हो सकती है, 6 इंस्टॉलमेंट हो सकती हैं और अभी हम शायद 30 सितंबर तक कंपल्सरी रूप से पहली किस्त हमें जमा भी करानी है। क्योंकि मुद्रा एक ऐसी चीज है, इसके बिना कोई भी कार्य संभव नहीं हो सकता है और आर्थिक चीजें, आर्थिक जरूरतें हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि सारा व्यवसाय, सारी व्यवस्था इसी पे टिकी होती है। विलंब भुगतान हम देख चुके हैं, जितने भी लोन हैं भविष्य में जो हम पेमेंट करने वाले हैं वो भी किसके माध्यम से करने वाले हैं, मुद्राओं के माध्यम से करने वाले हैं। जाना तो हर हाल में पैसा ही है, जाना तो हर हाल में मुद्रा ही है। तो जितने भी लोन्स हैं, जितनी भी ईएमआईज हैं, जितने भी पेंडिंग पेमेंट्स हैं, वो सब के सब किसके माध्यम से जाने वाले हैं, मुद्रा के माध्यम से ही जाने वाले हैं। तो मुद्रा का यह भी कार्य होता है। आपने सुना होगा ईसीएस। ईसीएस की बात करें तो ये ऑटोमेटिक पेमेंट डिडक्ट ऑप्शन होता है कि आज आपने अपने बैंक को ये आदेश जारी कर दिया, हम आगे पढ़ेंगे चेक क्या होता है, किस प्रकार से होता है। बैंक को आपने आदेश जारी कर दिया कि मेरे इस इतने नंबर के खाते से आपको ये पैसा डिडक्ट करके इस व्यक्ति को, इस फर्म को, इस कंपनी को देना है, तो वो निश्चित डेट को उस अमाउंट का राशि कट करके आपके अकाउंट से उसके अकाउंट में पे कर देगा। सिर्फ आपको एक ही बार आदेश देना है। अब उसमें यह भी तय होगा कि कितने समय तक ये अमाउंट जाता रहेगा और अगर आपको निश्चित अवधि में वो पेमेंट नहीं किया, आपके अकाउंट में पेमेंट नहीं है, तो आपको डिसऑर्डर के चार्जेस लगेंगे, आपका सिविल खराब हो जाएगा, बहुत प्रकार की समस्याएं आपके सामने आएंगी। आपने कहा 10 किस्तें जानी चाहिए, 10 ईसीएस जानी चाहिए, तो 10 बैंक तय कर देगा कि 10 महीने तक आपकी निश्चित तारीख को ये अमाउंट कट के दूसरे अकाउंट में चला जाएगा। तो ये विलंब भुगतान भी मुद्रा का ही क्या है, कार्य है। मूल्य का भंडारण। अब बहुत सारा वस्तुओं का संग्रहण हम नहीं कर सकते, सोना नहीं रख सकते ज्यादा मात्रा में, खनिज पदार्थ नहीं रख सकते, प्रॉपर्टीज नहीं रख सकते, मकान बहुत ज्यादा नहीं ले सकते, दुकान वगैरह, गाड़ियां, घोड़े ये नहीं ले सकते ज्यादा। तो हमें अपनी जो प्रॉपर्टी है उसको कलेक्शन करना है, तो किस मात्रा में कर सकते हैं, मुद्रा की मात्रा में कर सकते हैं और जितनी चाहे कर सकते हैं। वो एक अलग बात है कि हमारे यहाँ इनकम टैक्स है, ईडी है, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो कहीं ना कहीं हमारे मुद्रा के संग्रहण पर रोक लगाती हैं। वो इसलिए लगाती हैं कि आपकी इनकम के हिसाब से यदि आपके पास मुद्रा है तो कहीं कोई दिक्कत नहीं, आपने सरकार को टैक्स दिया है तब भी आपके पास कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कालाबाजारी, धोखा, भ्रष्टाचारी के द्वारा अगर मुद्रा है तो वो फिर गैर कानूनी है भारत में। तो मूल्य का भंडारण, मुद्रा का भंडारण, राशि का भंडारण आपको करना है तो किसके माध्यम से कर सकते हैं, मुद्रा के माध्यम से आप कर सकते हैं। फिर अर्थव्यवस्था में भूमिका। आप जानते हैं कि बहुत बड़ी काउंटिंग अगर हम अर्थव्यवस्था में देखें तो मुद्रा की ही होती है। वास्तव में भारत की अर्थव्यवस्था में हम भारत की जीडीपी में अगर देखें तो बहुत सारी चीजें हम छोड़ देते हैं, जैसे जितनी भी महिलाएं, घरेलू महिलाएं हैं, इनका कार्य हम लोग नहीं काउंट करते। जितने भी किसान हैं इसमें जो छिपी हुई बेरोजगारी है उसको काउंट नहीं करते, या हमारे वो किसान जो टीडीएस नहीं भरते, जीएसटी नहीं भरते हैं, इनकम टैक्स नहीं देते हैं। बहुत सारी चीजों में हम लोग पेमेंट ऑप्शन केस का रखते हैं, वे कभी वित्तीय लेन देन में आते ही नहीं, बैंकिंग सर्विस में उनका ट्रांजेक्शन होता ही नहीं है और वो कहीं हमारी अर्थव्यवस्था में हिडन में ही चले जाते हैं और वो 2 नंबर का पैसा कहलाता है। तो उसका योगदान हमारी अर्थव्यवस्था में काउंट नहीं होता, जबकि जितनी भी मुद्रा है चलायमान है, उसका रिकॉर्ड है और वो सारी मुद्रा हमारी अर्थव्यवस्था में भूमिका दिखाती है। हमारे अर्थव्यवस्था का काउंटिंग रूपरेखा एक स्ट्रक्चर बनाती है कि हमारी अर्थव्यवस्था कितनी बड़ी है। तो ये मुद्रा के प्रमुख कार्य हो गए 5। पहला है विनिमय का माध्यम, लेन देन हम पढ़ चुके हैं।
फिर मूल्य का मापन, जितनी भी सेवाएं हम ले रहे हैं उसके बदले में हमें क्या देना है, मुद्रा देनी है। ये सारी सर्विसेज वहीं से मिलती हैं। विलंब भुगतान, यानी कि जितने भी लोन्स लेंगे, ऋण लेंगे, उनका भुगतान भी हम किससे कर सकते हैं, मुद्रा से करेंगे। मूल्य का भंडारण, जितनी भी स्टोरेज करनी है, जितनी भी प्रॉपर्टीज रखनी है, वो किससे रखनी है, पैसे के रूप में ही रखनी है। और अर्थव्यवस्था की भूमिका में भी क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट मुद्रा ही है।